नमस्कार साथियों सियासत का एक अनूठा ये खेल है जिसमें इस देश के भीतर में लोकतंत्र है या फिर नहीं है ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। लेकिन सियासी दलों के भीतर का लोकतंत्र बार बार तूफान की तरह कुलांचे मारता है और सियासी के जरिए इस देश की राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। और खास तौर पे कहे तो इस समय में जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर राजनीतिक दल को और उन राजनीतिक दल के नेताओं को ऐसा लगने लगे कि इस बार अगर चूक गए तो आने वाले समय में उनकी ना कोई हैसियत बचेगी और न ही उनकी कोई राजनीतिक ताकत बचेगी, तब जरा आप कल्पना कीजिए कि कौन चूकना चाहता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसीलिए राजनीतिक दलों के भीतर काफी मशक्कत इस बात को लेकर के भी है कि राजनीतिक पहचान किसके साथ जुड़ी हुई है, कौन अपनी धारा विचारधारा के साथ इस दौरान अपनी राजनीतिक दल को लेकर ज्यादा से ज्यादा बड़े सौदेबाजी के साथ खड़ा है। अगर विचारधारा का नारा अगर कुछ अलग लग रहा है और इस दौर में अगर न्याय का शोर है तो वह नारा वह शोर भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। और इस परिस्थिति में जब चुनावी मैदान में कूदने की बारी हो तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी राजनीति सौदेबाजी जो है की जा सकती हो और वह ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हो, यह सोच जो है एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों के भीतर समाने लगी है। ठीक हाँ, इसी प्रकार से राजनीतिक दलों की पूरी लाइन जो है इंडिया गठबंधन के भीतर है। तो क्या इंडिया के भीतर सच में क्या घमा चौकड़ी इस तरीके से मच गई है जहां सीटों को तालमेल से पहले ही अपनी कद को बड़ा दिखाना है, अपने राजनीतिक दल की राजनीति जमी को मजबूत करना है या फिर मजबूत बताना है और राजनीतिक सियासी तौर पे अपनी पहचान इस देश के सामने इस तरीके से रखनी है जैसे शुरुआत हम ही ने की और हम ही सत्ता के असल दावेदार होंगे। या फिर ये दिखाई जो दे रहा है उसके पीछे या पर्दे के पीछे का पूरा सारा खेल कुछ और है। क्योंकि इस समय में अगर लड़ाई सामने भारतीय जनता पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है तो एक बात यह भी समझ लेनी होगी कि नरेंद्र मोदी के साथ इंडिया के गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल चाहे ना जुटे हो लेकिन इनमें से कई दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यही है कि 272 के आंकड़े के नीचे अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत अगर मिल जाती है तो फिर पहली आंच जो है पहला झटका किसी दूसरे को नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुर्सी को लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी लेकिन उस गद्दी के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति की तस्वीर एक ही झटके में पलट जाएगी, वो व्यक्ति बदल जाएगा। तो पहली बार जो है क्या यह पहली बार पूरी लड़ाई इंडिया गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी को 272 के नीचे लाने की है जिस घमा चौकड़ी को इस दौरान हर कोई देख रहा है। और दूसरी बात जो 2072 का आंकड़ा है ठीक उसको पाने के लिए जो घमासान मची हुई है उसके पीछे कोई दूसरा नहीं कहीं वर्तमान समय की सत्ता ही तो नहीं है और वो चाह रही है ऐसी कि उसकी उंगलियां उनके इशारों के ऊपर चलने वाले राजनीतिक दल या फिर वो नेता उनके अनुकूल इस दौरान राजनीति सियासी शोर मचाना शुरू कर दें। क्या ऐसा तो नहीं है? सामान्य तौर पर दोनों परिस्थितियों के भीतर आज एक एक रेखाओं को समझने की प्रयास जरूर करेंगे क्योंकि ये रेखाएं आने वाले समय में आपको कई बार याद आएंगे जिसको आप समझेंगे परखेंगे कि वाकई तब ये व्यक्ति कहाँ खड़ा था और अब कहाँ खड़ा है, इस दौरान कहाँ पर क्या चाहता है और आने वाले समय में वो क्या चाहेगा। इन सारी परिस्थितियों के बीच पहला जो हंगामा जो दिल्ली के भीतर जो पटना से निकल कर के आए जनता दल यूनाइटेड के पूरे कुनबा और विधायक और सांसदों की वो जो टीम है जिसने अपना नया अध्यक्ष उसी व्यक्ति को चुन लिया जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को बनाया। नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार का मतलब जनता दल यूनाइटेड होता है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर कौन अध्यक्ष होगा इसको नीतीश कुमार ने तय किया, लेकिन कौन अध्यक्ष नहीं रहेगा इसको भी नीतीश कुमार ने ही तय किया है। और इसीलिए कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष कब बने, किन हालातों में बने, कब बने, किन हालातों में उन्हें बने और किन हालातों में और कैसे उनकी विदाई कर दी गई, हर कोई को पता है। शरद यादव लंबे समय तक जेडीयू के अध्यक्ष रहे लेकिन विदाई कैसे किस रूप में नीतीश कुमार ने उनकी कर दी ये हर कोई को पता है। आरसीपी सिंह
कैसे अध्यक्ष एक ही झटके में बन गए और एक ही झटके में उन्हें बाहर का रास्ता किसने दिखा दिया, यह भी हर किसी को पता है। और ललन सिंह जो आज जब अध्यक्ष पद से हटे तो उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, यह बिहार की राजनीति के साथ साथ इंडिया गठबंधन के भीतर का मचता हुआ हंगामा भी है। तो नीतीश कुमार नए अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के हैं, लेकिन सवाल बिहार के भीतर से यह निकल कर के आ गया कि क्या दिल्ली के तार इस पूरे परिवर्तन को लेकर के कहीं जुड़े हुए तो नहीं हैं। यहां तक कि बिहार के भीतर के तार भी कहीं आरजेडी और जेडीयू के भीतर किसी एक पुल का काम या फिर उस पुल के बनाने तोड़ने जोड़ने की परिस्थिति में कहीं खड़ी तो नहीं है। क्या वाकई ललन सिंह ये चाहते थे सच में कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री बन जाए, यानी तेजस्वी यादव बिहार का सीएम हो, और नीतीश कुमार को ये अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर नीतीश ये बिल्कुल चाहते थे कि जैसे जैसे चुनाव कि समय नजदीक हो और इंडिया की ताकत बढ़नी शुरू हो जाए तो कोई इंडिया के भीतर कोई अपनी उनकी ताकत किस रूप में आगे बढ़े, पूरी समुचित ताकत अध्यक्ष बन करके आप अपने हाथ में ले लीजिए, मुख्यमंत्री भी आप, अध्यक्ष भी आप। और तो और इतना ही नहीं बल्कि आज एक नया शब्द भी निकाल करके किसी दूसरे ने नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के नेता ने, केसी त्यागी ने दिया था कि विचारों के प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार है। जी हाँ, और पटना में नारे लगने लगे कि प्रधानमंत्री देश का कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। ये पहली आवाजें थी, बहुत हंगामा था इसमें, लेकिन दोनों बातों को आप भी जरा देख लीजिए। तो नीतीश कुमार को चाहने वाले हो या फिर नीतीश कुमार के अपने कोई राजनीतिक दलों को विचारों को रखने परोसने वाले नेताओं की पूरी एक लंबी कतार हो, जनता दल यूनाइटेड के लिए नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ही सबसे श्रेष्ठ नेता हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का कोई मांग नहीं है और पूरी हिंदी क्षेत्रों के भीतर नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा है नहीं, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार इस समय में जाति जनगणना को लेकर के जन जागरण अभियान के ऊपर निकलेंगे। जैसे राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए 14 तारीख को निकलेंगे 14 जनवरी से, वैसे ही जन जागरण यात्रा वह भी जातीय जनगणना को लेकर के झारखंड से शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, ये संदेश ये मैसेज राहुल को चुनौती देने का है, न्याय यात्रा के समानांतर बराबर एक जन जागरण की रेखाएं खींचने की है, या फिर जिन विचारों की यात्रा पे बैठ कर के नीतीश कुमार और उनको चाहने वाले उन्हें प्रधानमंत्री समझ चुके हैं, मान चुके हैं, उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम आगे है क्या क्या क्योंकि ये सवाल जो है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिक्र इंडिया गठबंधन के भीतर का है। आप ध्यान दीजिए, इंडिया गठबंधन के बैठक जिस समय में बेंगलोर के भीतर हो रही थी, उस समय ममता बनर्जी के फेवरेट कौन हुआ करते थे इंडिया गठबंधन के भीतर? उस समय राहुल गांधी उनके फेवरेट हुआ करते थे। और उसके फेवरेट की प्रक्रिया के भीतर जब ये बैठक दिल्ली के भीतर हुई और दिल्ली के भीतर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर या फिर चेहरे के तौर पर उस दौरान जिस व्यक्ति का नाम लिया वो राहुल गांधी नहीं थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। यानी एक ही झटके में कांग्रेस के भीतर ही एक समय कर्नाटक के जीत के बाद जो है और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले तक फेवरेट राहुल गांधी ममता बनर्जी के थे, और परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस को हिंदी क्षेत्रों से जिस तरीके से वो सिमट गई या हिंदी क्षेत्रों में बिल्कुल ही गायबी समझिए, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी के जुबां पे आ गई। इस राजनीति का हाल वर्तमान समय की परिस्थितियों के साथ कैसे जोड़ लीजिएगा, इसको जरा देखने और समझे उससे पहले इन दोनों बातों को एक बार फिर से देखिए। पुरानी बात है ठीक है, लेकिन इसको देखना जरूरी है। ममता बनर्जी के इन दोनों बयान, इन दोनों सुरों को जरा देखें।
तो फिर क्या देखा या फिर क्या समझा या क्या सुना? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार खुद बनना नहीं चाहती। वो सीधे तौर पे बंगाल की सियासी जमीन को पूरा खोना भी नहीं चाहती। इसीलिए संदेश देने शुरू कर दिए कि बंगाल के भीतर ममता बनर्जी ही सभी सीटों के ऊपर लड़ेंगे। तो वहां के जो आंकड़े क्या है, वहां के समीकरण क्या बताता है? क्या सच में कांग्रेस के लिए वह एक भी सीट छोड़ सकती है क्या? राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी जो कांग्रेस से ही निकल करके आई थी और कांग्रेस के सबसे करीब वामपंथी केरल को छोड़ करके तमाम जगहों पर जब वो नजर आते हो और वामपंथियों के खिलाफ जो पूरी राजनीतिक लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी, उस जमी को वो कैसे छोड़ देगी? लेकिन ममता बनर्जी ने नाम तो उछाल दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावित कर दिया, लेकिन इधर जनता दल यूनाइटेड के भीतर से नाम तो निकल गया नीतीश कुमार का। लेकिन सवाल उसके आगे का ठीक कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, क्या इसको लेकर के कोई सहमति क्या हो पाएगी या फिर हो सकती है? ये सारी मुश्किल हालात उस महाराष्ट्र के भीतर भी है, जहां पर गठबंधन की राजनीति की लकीरें, रेखाएं बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रही है। शिवसेना जो कि टूट चुकी है अब, टूटी हुई या फिर नहीं थी उस समय उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के। जब टूटा हुआ एनसीपी नहीं था तब वह साथ में खड़ा था, और जब कांग्रेस एकजुट हमेशा से महाराष्ट्र के भीतर रहा, लेकिन उसका कोई चेहरा महाराष्ट्र के राजनीति के भीतर नजर नहीं आया। उस दौर में तीनों साथ थे। घटनाक्रम बदल गया, शिवसेना टूट गई या फिर उन्हें तोड़ दिया गया, एनसीपी टूट गई या फिर उसे तोड़ा गया। कांग्रेस अपने तौर पर अपने बूते अपने लिए महाराष्ट्र में खड़ी रही, लेकिन यहीं से सवाल आगे बढ़ता है कि टूटी हुई शिवसेना, बिखरी हुई एनसीपी और एकजुट कांग्रेस, इन तीनों की लड़ाई के भीतर किसे कितनी सीट मिलेगी? तो सीटों का तीसरा चेहरा भी इस दौरान इंडिया गठबंधन के भीतर से कहीं दूसरी जगह से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से निकल करके आया। जरा इसको भी आज एक बार देखना और समझना जरूरी होगा, क्योंकि इन सारे बातों को डिकोड करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। और कौन से वो नेता है, वह कौन से राज्य है, उन राज्यों की कौन सी ऐसी राजनीति है जिसके ऊपर नजर दिल्ली दरबार की है। क्योंकि दिल्ली को इस बात का एहसास बिल्कुल हो गया है कि अगर गठबंधन मजबूत हो गया, अगर 1-to-1 की स्थिति आ गई, फिर बोरिया बिस्तर दिल्ली दरबार में मौजूदा सत्ता का बंध सकता है। और इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग, कुछ फॉर्मूले, कुछ तालमेल और कहीं कुछ और डराना धमकाना या दबिश डालना या कहीं किसी को भटकाना, इन सारे परिस्थिति को तो दिल्ली दरबार ही तय करता है। तो इसको जरा तोड़ा जाए, डिकोड किया जाए, उससे जरा पहले इनको किस बात का जिक्र क्यों तालमेल को लेकर के हो रही है, इन सीटों के बंटवारा को लेकर के, जरा इसे भी देखिए।
तो इंडिया गठबंधन के भीतर ही पूरा मचता हुआ हंगामा किसी गीत के अंदाज में आपके मन तक, आपके कानों तक जरूर दौड़ने लगा होगा और आपके लिए ये सवाल ही नहीं होगा बल्कि ये रास्ता किधर से निकलता है, ये जाता किधर है। क्योंकि हर किसी के जुबान पे अपना अपना रास्ता कहीं अलग तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन सामने इतनी मोटी और बड़ी चुनौती है ना कि जिसको भेद पाना, तोड़ पाना अपने अकेले बूते की बस की बात नहीं है। तो फिर क्या दिल्ली दरबार को भी ये लगने लगा इस दौरान कि राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे अगर 272 के आंकड़े को अगर छूना है, अगर उसके पार पहुंचना है, तो इसी शोर के, इसी हंगामे के बीच से किसी धुन को छीन लेना होगा, चुरा लेना होगा। और कौन सी धुन होगी? वो महाराष्ट्र की होगी धुन, बिहार की होगी धुन, बंगाल की धुन होगी, चाहे वो कहीं उत्तर प्रदेश की धुन तो नहीं हो जाएगी? क्या वह दिल्ली दरबार यानी केजरीवाल की धुन तो कहीं नहीं होगी? नेताओं की इस पूरी फहरिस्त के भीतर चंद नेताओं के नाम आपके सामने लेते हैं और उसके बाद आंकड़े के साम आपके साथ आंकड़ों के साथ बताते हैं किस गणितीय आंकड़े, इसी समीकरण के आंकड़े कौन सी नई परिस्थिति बन सकती है। इस दिशा में तमाम आवाजें अपनी अपनी बातें कहने लगी हैं। तो बंगाल के भीतर 42 सीटें हैं लोकसभा के, बिहार के भीतर लोकसभा के 40 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा के। यहाँ पे 4 नेता हैं, बंगाल के भीतर ममता बनर्जी टीएमसी से, बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू से और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार। ये चारों की पहचान सहयोगी के तौर पे है इंडिया गठबंधन के भीतर। और तीनों राज्यों में 130 सीटें हैं, बीजेपी 38 सीटें 68 सीटें यहाँ पे जीते थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस दौरान, एनडीए के साथ। उसमें नीतीश कुमार, पासवान साहब को और एलजेपी को और शिवसेना साहब को रखिए, इनके ऊपर भी 40 सीटों पे जीत मिली, यानी 130 में से 108 सीटें एनडीए गठबंधन के पास आई थी 2019 में लोकसभा के चुनाव में। तो उसमें से 68 सीट अकेले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास था। उसके बाद अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश की सियासत जो साधते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर अपने बूते अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को मात दे दे, ये ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। और अपने ही बूते ने, बल्कि मायावती के साथ भी पिछले चुनाव में वो इकट्ठा हो गए थे, तब भी बात नहीं बन पाई थी क्योंकि मायावती के वोट ट्रांसफर ही नहीं हुए अखिलेश यादव के पास। तो क्या सच में एक नया महागठबंधन बन जाए जिसके भीतर अखिलेश भी हो, जहां इसके भीतर मायावती हो, जिसके भीतर कांग्रेस भी हो? लेकिन सारे सवाल ये होते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होकर के किस राजनीति को साधना चाहता है जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हाथ में तो तब मिलेगा जब आप उसको हरा पाए, लेकिन सामने वाला हार से बचने के लिए इन्हीं सारी परिस्थितियों को साधना चाहता है, उस बिसात बिछाना चाहता है। उसमें एक और नेता का जिक्र केजरीवाल का। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें और 13 सीट लोकसभा के, पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें, इन 20 सीटों में से 9 सीट बीजेपी के पास है। वहां पर भी उसे राजनीति करनी है क्या, यह भी वो सवाल हो सकता है। लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र होता है। अगर उसके भीतर अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली को अगर शामिल कर दिया जाए तो ये 230 सीटें हो जाती है लोकसभा की, जिसमें से करीब भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 139 सीटें खुद की है और दूसरे तरफ जो सहयोगी एनडीए गठबंधन में उस दौरान साथ थे उनको देखिएगा तो 44 यानी 44 थे, यानी 139 और 44 दोनों को इकट्ठा कर लीजिए आप। और अगर इन जगहों पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के 1 to 1 मतलब आमने सामने की लड़ाई अगर लड़ता है तो क्या इंडिया गठबंधन को इससे फायदा होगा या फिर इससे उन राज्यों के भीतर के जो सतर्क होंगे उनको घाटा होगा जिन्होंने अपनी राजनीति को इस आधार पे बनाया जो कांग्रेस में साथ खड़ी नहीं हो। ममता बनर्जी का यही संकट है, बिहार के भीतर कमोबेश यही संकट है, नीतीश कुमार के पास भी है। और लेकिन नीतीश कुमार के सामने दूसरा संकट भी है कि अगर मंडल की राजनीति से निकले हुए दल एक साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? यह बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि बिहार प्रदेश की राजनीति को एक पल के लिए इस रूप में और देखिए, 2014 की लोकसभा की चुनाव में जिस समय एनडीए और यूपीए था और जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल अलग लड़ी थी, तो नीतीश कुमार को करीब 15-16% वोट पड़े थे, लेकिन 2 ही सीट लोकसभा की मिली थी। वही नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे दिए थे और वही नीतीश कुमार जब साथ आकर के 2019 के लोकसभा में साथ होते हैं बीजेपी के साथ, तो उन 5% वोट प्रतिशत बढ़ जाता है और 16 सीटें जीत जाते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद क्या होगा? लेकिन यहाँ पर बात होगी कि क्या, अच्छा उस समय आरजेडी के साथ तो वो नहीं थे। अब सवाल है कि आरजेडी और कांग्रेस पिछले चुनाव में तो साथ थे, दोनों ने मिलकर के 23% वोट पाया, लेकिन बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी ने मिलकर के 53%, 53% वोट मिला उसे और सारी सीटें वो जीत गए, यानी 40 में से 39 सीटें जीत गई एनडीए। आरजेडी शून्य पे रही। तो क्या आरजेडी का ये शून्य है और जनता दल यूनाइटेड का अपने बूते 2 सीटों का जीतना, अगर इन दोनों को शामिल भी कर देते हैं तो भी बात
35% वोट के आसपास ही रहती है और उस 65% जो बचता है और उस 35% में कांग्रेस को भी अगर जोड़ देते हैं तो उस समय 7% मिली थी, तो भी बात फिर उस 40% के आसपास ही घूम रहेगी। तमाम चीजों को इकट्ठा करने के बावजूद भी, और बिहार में बहुत ही शार्पली वोटर के तौर पर चीजें बंटवारा होती है, डिवाइड होती है, तो क्या नीतीश कुमार इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए अब अध्यक्ष बन गए कि आखिरी समय में निर्णय लेना उन्हीं को ही है। कोई दाएं बाएं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता हुआ नजर नहीं आई, जैसे शोभूघाट ललन सिंह को लेकर के खड़ी हो गई थी कि वह तेजस्वी यादव के करीब या फिर लालू के करीब या फिर एक ही झटके में जनता दल यूनाइटेड के कहीं पूरे के पूरे मंच से गायब ही न हो जाए। तो फिर ऐसे में गायब हो उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी भी तो कुछ सोचेगी, उसके मन में भी तो बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि उसके हाथ में जितने पत्ते हैं उससे ज्यादा तो उसके जांच एजेंसियों के पास का खेल होता है। तो उस सारे खेल से भारतीय जनता पार्टी कैसे चूक सकती है? बिहार प्रदेश की राजनीति इस दिशा में धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही है। बंगाल के भीतर का एक और नया खेल है कि अगर बंगाल के भीतर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से उभरी, उसने एक संदेश बहुत साफ दे दिया कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और कोई राजनीतिक दल कोई भी उस दौरे में मायने नहीं रखे, क्योंकि बंगाल के भीतर की राजनीति बहुत साफ तौर पे ये बतला रही है कि पश्चिम बंगाल में एक समय ममता बनर्जी की तूती बोल रही थी और ममता बनर्जी की तूती के सामने कोई भी ठहर नहीं पाता था, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको करीब 39-40% वोट पड़े थे और 34 सीटें 42 में से खुद जीत गई थी। और 2019 में वह सीट घट गई, ममता बनर्जी के वोट परसेंटेज बढ़ गया। ममता बनर्जी को अपने बूते करीब 39 से बढ़ करके 43 यानी 43 के आसपास वोट पड़ी और सीट 34 से घट करके 22 सीटें आ गई। और बीजेपी 17% वोट 2014 में था, उससे बढ़ करके 40% 2019 में वोट हो गए और 2 सीटों से 18 सीटें पे उनकी जीत मिली। काफी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस वहां पे गिरी, जो 29% 2014 में था, तो नीचे घटते घटते वो अभी इस स्थिति में आकर के खड़ी है जहां उसके पास 5 से 6% वोट के बीच ही रहे और लेफ्ट पार्टी वहां पर तो बिल्कुल गायब ही हो गया। 2014 के भीतर 19% वोट लेफ्ट के जरूर थे, लेकिन 2019 के भीतर वो सिर्फ 6-6.5% ही था और एक भी सीट नहीं उसे मिला। यहाँ पे संदेश क्या जाता है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की है, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को कांग्रेस या फिर लेफ्ट के साथ बांटने के लिए दिशा में आगे नहीं बढ़ी हो, और अगर बट जाती भी है तो जहां पर कांग्रेस जीती या फिर ये कांग्रेस को दूसरे नंबर पे रही, तो ऐसे में आंकड़ा जो है 3 से 4 सीटें के आगे बढ़ेगा नहीं। और इन सारे परिस्थितियों के बीच दिल्ली अपने तौर पर जब काम करती है तो वो अभिषेक बनर्जी को कई नोटिस दे देती है, तेजस्वी यादव को कई नोटिस थमा देती है। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के सामने और सांसदों के सामने एक बहुत बड़ा थैला रखने की ताकत भी रखती है। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा गठबंधन के राज्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना या तोड़ देना, इन दोनों के ऊपर जो फैसला जनवरी के महीने में आना, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने बात के ऊपर अडिग रहे तो 10 जनवरी की वो तारीख एनसीपी शिवसेना के ऊपर फैसला क्या है, और फिर 30 जनवरी की वो डेट एनसीपी के ऊपर फैसले के। एनसीपी के दोनों, जिस तरीके से शिवसेना को नाम भी नहीं दिया गया, चुनाव चिन्ह भी नहीं दिया गया, या खेल तो एनसीपी के साथ भी हो सकता है। फिर शरद पवार क्या उस टाइम करेंगे? शरद पवार के साथ नाम भी ले लीजिए और पहचान भी ले लीजिए जो कि चुनाव चिन्ह का, तब वो क्या करेंगे? इस सारे संकट के बोझ यही बतलाता है कि किस अनुकूल वो करवटें अपना बदले, उस अनुकूल फैसला हो जाए। क्या ऐसी परिस्थिति है? तब तो ये संकट उद्धव ठाकरे के सामने भी होगा कि आने वाले समय में या भविष्य में उनकी राजनीति दिशा कौन सी होनी चाहिए। अपने बूते वो चुनाव लड़े जैसे बाला साहब ठाकरे खड़े हुए, या फिर राजनीतिक तौर पर इस गठबंधन के साथ सौदेबाजी करके अनुकूल हो जाए, या फिर वही दिल्ली दरबार की तार कहीं आगे घनघनाने तो नहीं लगेगा। जब उनको ये महसूस होगा महाराष्ट्र इतना जरूरी है जहां पर अपनी गद्दी न डगमगाए या 272 के ऊपर ही नजर आए, इस परिस्थिति में जिसे भी डिगाना हो, जिसे भी फुसलाना हो, जिसके सामने खड़े होना हो, जिसके सामने नतमस्तक था होना हो, सत्ता के लिए सब कुछ चलता है। और सब कुछ चुनाव जब इतने नजदीक हो, जहां पर हंगामा इतना जबरदस्त हो कि जो उस हंगामे के बीच भी इंडिया गठबंधन के लोग किसी अपने गीत के हिसाब से देख रहे हो, तो फिर अगला सवाल उसके आगे का बनता है कि क्या
कांग्रेस का सवाल होता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन कांग्रेस इतनी छिन्न भिन्न हो गई है कि इस तरीके से उसके पास वैचारिक दिवालियापन हो गई है कि वह कल किस रास्ते आगे चले और किस रास्ते वो नहीं आगे बढ़े, यह भी उसको समझने में काफी देर लगती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो अपनी एक अलग छवि बनाई, जिस पहचान को गढ़ा, उस पहचान और छवि के जरिए एक ही झटके में, किसी दूसरे ने नहीं बल्कि या तो राहुल गांधी ने या फिर उनके सलाहकारों ने एक ही झटके में उन्हें उस सारे राजनीतिक बाजार के भीतर खुले तौर पर कह दिया, बतला दिया कि आप कुछ भी नहीं है। जैसे वह जिक्र उस न्याय का करने लगे जिसके भीतर वह जाति थी। और जाति जनगणना की बात जब कांग्रेस ने उठाई तो आप ध्यान दीजिएगा उस दौर में कि उसी जाति जनगणना का नीतीश कुमार अपने हाथ में यह कह करके ये बात लेना चाहता है कि विचारक तो हम हैं, विचारों की लड़ाई नहीं, विचारक कौन है इस बात की लड़ाई है। नेता की लड़ाई नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनने की ताकत और क्षमता किसके भीतर है इस बात की लड़ाई। चुनाव के भीतर जीतेगा कौन इस बात की लड़ाई नहीं, चुनाव में जीतने से ठीक पहले जो सीट कितनी किसको मिलेगी इसको लेकर के लड़ाई है। इन सारे तमाम परिस्थितियों से जो कुछ भी आवाजें निकले, सवाल अब जो कि आखिरी अंतिम का सवाल होता है कि वह उस दिल्ली दरबार का सवाल होता है, जिसके सामने बहुत बड़ा संकट इस यही होता है कि अगर भारत देश के भीतर में अगर मंडल चल पड़ा, अगर इस भारत देश के भीतर में कमंडल कहीं फेल हो गया और कहीं जो गरीबी की, जो जाति का जो नारा इस समय में लोकसभा चुनाव में नहीं अगर पनप पाया तो फिर क्या होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। ये खतरे की घंटी दिल्ली दरबार को बाखूबी समझ में है। इसीलिए वो अब कहां पे डोरे डाले, कांग्रेस पे डोरे उड़ाल नहीं सकती। कांग्रेस के नेताओं को और ज्यादा वो तोड़ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस जिन 3 राज्यों के भीतर सिमटी हुई है वहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी को ही हराया है। हालांकि तेलंगाना के भीतर बीजेपी है नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ अब जो बीआरएस आकर के खड़ी हो गई है और कर्नाटक के भीतर जिस तरीके से जेडीएस आकर के खड़ी हो गई है, उसमें संदेश बहुत साफ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कांग्रेस से टकराना चाहती है आमने सामने कि वहां पर कांग्रेस को मात ही मिलेगी, ना उसका संगठन सक्रिय है, ना उसके पास आने वाले समय में उस विजन की चुनौती जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी या स्पिर संघ को खारिज कर सके, और ना ही उस दिशा में उस दौर की समझ जो तमाम राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टी को